Hello everyone. Today we will start a chapter set theory. It is a chapter of 11th class. After this chapter we have to study functions and relations. So function और रिलेशन से पहले हमें सेट के बारे में जानना होगा, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सेट Set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of objects. तो अगर कोई कलेक्शन ऐसा है जो कि बिल्कुल वेल डिफाइंड है तो उसको हम सेट कहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. इट इज़ अ सेट इन विच देयर आर 5 numbers 1 2 3 4 and 5. So it is a well-defined collection in which there are 5 numbers. इस तरह का अगर कलेक्शन है तो इसमें इसको हम सेट कहेंगे. लेकिन कुछ ऐसे कलेक्शन भी हो सकते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं हो, तो उनको हम सेट नहीं कहेंगे. जैसे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया. एग्जाम्पल मोस्ट talented writers in India is not a set. Most talented writers is not a set because different peoples will judge according to their different constraints. तो अलग अलग लोग जो होंगे वो अलग अलग बेस पर किसी राइटर को टैलेंटेड मानेंगे, इसलिए इसका कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है, इसलिए ये जो है सेट नहीं है. ओके. इसी तरह से द कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन योर क्लास. कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट टैलेंटेड students of your class is not a set. ओके. क्योंकि किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को हम टैलेंटेड कई बेसिस पर मान सकते हैं. टैलेंट जो होता है वो सिर्फ जो है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज रखने से ही नहीं होता है, बल्कि कुछ अदर स्पोर्ट्स में भी टैलेंट हो सकता है, या किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में भी टैलेंट हो सकता है. किसी सब्जेक्ट में कम नॉलेज हो सकता है, किसी में ज़्यादा नॉलेज हो सकता है. तो इसके बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं. तो हम किसी को हम टैलेंटेड अलग अलग बेस पे करते हैं जिसका कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है, इसीलिए ये भी एक सेट नहीं होगा. ओके. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है. अब हम देखेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 फॉर्म होते हैं. एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ओके. देयर आर
two methods. The first one is roster or tabular form. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसमें क्या होता है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में होता है, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक टेबल की तरह होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट हम लिख देते हैं। जो जो मेंबर्स होते हैं सेट के, उनको हम कॉमा से सेपरेट करके और उस सेट को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट शो कर देते हैं। उसी को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। In this form, we list all members of the set. We list all the members of the set ओके और सभी मेंबर्स को कॉमा सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। विद इन ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रैकेट होता है। एंड सेपरेट बाय कॉमा। ओके, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में लिखा था a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म ही है। ओके, रोस्टर फॉर्म ही है जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? a इज इक्वल्स टू ABCD। दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल इन विच A, B, C and D are the elements and A is the set. Okay, so this is known as a roster form और tabular form. इसी तरह से हमारा दूसरा मेथड होता है, दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसमें हम कोई प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, यानी कि मेंबर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम मेंशन कर देते हैं और उस प्रॉपर्टी को जो जो मेंबर सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं वो सेट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो सेट बिल्डर में क्या होता है? वी लिस्ट द प्रॉपर्टी we list the property or properties satisfied by all the elements of the set। मतलब हम ऐसी प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिसको सभी एलिमेंट सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, जो जिस प्रॉपर्टी को सभी एलिमेंट फॉलो कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है? हमें एक कलेक्शन मिल जाता है जो कि सेट होता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एग्जांपल हो गया a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर and x is greater than -3 and less than 7. So it is a set builder form। इसमें क्या है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, तो अब इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि कोई सेट हम बिल्डर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट करना हो रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो हाउ टू चेंज सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म।
तो हम इस एग्जांपल को लेके इस एग्जांपल को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो रोस्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, इन रोस्टर फॉर्म A इज इक्वल टू, इसमें क्या है, x क्या है, इंटीजर नंबर है जो कि -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा है तो कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि x इज लेस देन 7 है तो 7 से छोटा रहेगा यानी 6 तक रहेगा। -2 से 6 तक सभी इंटीजर नंबर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या सेट बनेगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो कि रोस्टर फॉर्म में है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12। ओके, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसमें मेंबर्स हैं 3, 6, 9 एंड 12, ये किस तरह के मेंबर्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, यानी कि ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, क्योंकि x क्या है, 3 का मल्टीपल है तो इसलिए हमने 3n ले लिया है। और n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड क्योंकि हम 1 से लेकर के 4 तक का मल्टीपल लिख रहे हैं इसलिए n को हम कंडीशन लगा देंगे कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो इससे क्या होगा, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेकर के 4 तक हो सकती है। तो जब n 1 होगा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 3 into 1 is equals to 3. When n is equals to 2, then x is equals to 3 into 2 is equals to 6. When n is equals to 3, x is equals to 3 into 3 is equals to 9. ओके, इसी तरह से n क्या हो जाएगा, 4 भी हो सकता है। तो x जब n 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 into 4 is equals to 12। तो इस तरह से हमारे पास 4 के 4 एलिमेंट लिस्ट हो गए। तो इसी लिस्ट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में शॉर्टकट में x इक्वल टू 3n लिख दिया है और n बिलोंग्स टू n लिख दिया है। ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, इसको क्या कहा जाता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये मेंबर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बिलोंग्स टू लिखते हैं। ओके, और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो अभी तो हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा, जिसमें रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे सेट होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड होते हैं, जैसे अभी मैंने यूज़ किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसी तरह से हमने कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनका नाम हमने पहले से रिजर्व कर दिया है, जैसे n होता है। n किस लिए होता है, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से w होता है होल नंबर्स के लिए। इसी तरह से z या i
जेड का भी यूज़ किया जाता है और आई भी यूज़ किया जाता है इंटीजर नंबर्स के लिए, इंटीजर नंबर्स। ओके, ये नेचुरल नंबर किस तरह का होता है? इसमें इस तरह के नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होता है, n से उस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से होल नंबर जो होता है ये ऐसा सेट होता है जिसमें ज़ीरो भी होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से सभी नेचुरल नंबर होते हैं और साथ ही साथ इसमें ज़ीरो भी होता है। फिर इसके बाद इंटीजर नंबर जो होता है, इंटीजर नंबर में क्या होता है, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ओके, इसमें क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये कहाँ तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, यानी 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक जाता है और 0 -1 -2 -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। सो इंटीजर नंबर्स can be represented by Z or I, and whole number can be represented by W, natural number can be represented by N. Okay, and similarly we can represent rational number by Q, rational numbers. Similarly we can represent real numbers by R, real numbers. Okay, and complex numbers by C, complex numbers. So these are few reserved sets, okay, for which we have some symbols N, W, Z, I, Q, R and C. Okay, now after this we are having types of sets. Now you know what is a set. अब आपको पता चल गया है कि सेट क्या होता है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, कई तरह के सेट होते हैं। ओके, तो उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। ओके, no element, and it is also known as void set or null set. We can call empty set as void set or null set. It is denoted by phi or curly bracket. Okay, so by curly bracket there is no element in curly bracket, so it is a empty set, or we can also represent it by the symbol phi. Okay, it is a symbol, we call it phi. तो जैसे और बहुत तरह के सेट हमने देखा, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, उनके लिए n, i और q इस तरह के सिंबल्स दिए गए हैं। उसी तरह से एम्प्टी सेट के लिए भी एक सिंबल दिया गया है जिसको फाई कहते हैं। ये फाई का सिंबल यूज़ किया जाता है एम्प्टी सेट के लिए। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि एम्प्टी सेट किस तरह का कब हो सकता है, कब एम्प्टी सेट पॉसिबल हो सकता है, उसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स
divisible by 2. So set of odd natural number divisible by 2. So you can see this statement is false, because any odd number cannot be divided by 2. Okay, if any number is divisible by 2, so it will become even number, it will not remain odd number. ओके अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो ऑड नंबर नहीं होगा, वो इवन नंबर बन जाएगा। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा नंबर हमें चाहिए जो कि ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये कैसा सेट होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। ओके, इज एन एम्प्टी सेट। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल लेके शो करते हैं। सपोज एक सेट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7. Okay, now if you see the language of this set, it says that x is a natural number and x is less than 5 as well as x is greater than 7. So it is impossible that a number is less than 5 and greater than 7, because it will be either less than 5. If it is less than 5, then it will be less than 7, and if it is greater than 7, then it will be greater than 5. Okay, यानी कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर है, तो अगर वो x 5 से छोटा है तो 7 से भी छोटा होगा। तो अगर 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, और अगर 7 से बड़ा है तो 5 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं हो सकते हैं। ओके, दैट मीन्स देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x विच विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। यानी कि x कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सके। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इस तरह से हम एम्प्टी सेट को शो कर सकते हैं। ओके, एम्प्टी सेट के बाद हम दूसरे सेट की बात करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेट, दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिंगल एलिमेंट होगा, सिर्फ वन एलिमेंट होगा। ओके, अ सेट विच हैज अ सिंगल एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। Example, a is equals to 1, b is equals to 5. So these are singleton set in which there is only one element. Okay, singleton set का मतलब जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। सिंगलटन सेट के बाद में हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Okay, for example, a is equals to 1 2 3 4 5 6. Okay, in this set there are 6 elements and it is finite, so we will say that it is a finite set. Okay, similarly we can say a set B
is equal to x such that x is a school in India. So it is also finite because in India we can count the number of schools. There are not infinite schools, there are finite schools. इंडिया के अंदर हम स्कूल्स को काउंट कर सकते हैं, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर, तो ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद हम देखते हैं इनफाइनाइट सेट भी होते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है जो कि अ सेट which is neither the null set nor a finite set is called an इनफाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जो नल सेट ना हो, नल भी नहीं होना चाहिए और फाइनाइट भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल a is equals to 1 2 3 4 5 and so on, so it is an infinite set. b is equals to x such that x belongs to w, ये भी इनफाइनाइट सेट है क्योंकि होल नंबर x बिलोंग्स टू w का मतलब x क्या है? होल नंबर है। तो होल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसी तरह से जो कई सारे सेट जो मैंने पहले अभी डिस्कस किए थे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स हैं। ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट हम देखते हैं। इनफाइनाइट सेट के बाद हम देखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है अगर टू सेट्स ऐसे हैं जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओके, इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। Example, set A is 1 2 3 4 and set B is 5 6 7. Okay, so in this condition there is no common element, so it will be disjoint because इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। डिसजॉइंट सेट के बाद में आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? इफ टू सेट्स आर हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स देन दे विल बी इक्वल सेट। इसमें क्या होगा? सेम एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल में क्या हम देखते हैं? सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 4 2 3। सो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों इक्वल हैं। बोथ sets are equal, A is equals to B. Okay,
और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इक्वल नहीं है, जैसे सेट सपोज A इज इक्वल्स टू 4 5 7 3 and B is equals to 4 5 6 7. So in this condition we can see that 3 belongs to A but 3 does not belongs to B. So we can say A is not equal to B, क्योंकि 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि A में है बट B में नहीं है, सिर्फ A में ही है, B में है ही नहीं। तो इसका मतलब A और B ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, दे विल बी नॉट इक्वल। ओके, सो इन दिस कंडीशन वी विल से दैट बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल। इक्वल सेट के बाद में हम देखते हैं एक और नए तरह का सेट, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब अगर कोई टू सेट्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, यानी जितने एलिमेंट पहले वाले सेट में हैं उतने ही एलिमेंट दूसरे वाले सेट में भी हैं, तो दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ओके, इफ टू सेट्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो वी विल से दैट बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। ओके, so what we can say, two finite sets A and B are said to be equivalent. Two finite sets A and B are said to be equivalent if number of elements in both sets are equal. Okay, that is number of element in A is equal to number of elements in B. So we write NA. NA का मतलब होता है number of elements in A. Okay, so for example, suppose A is equals to 1 2 3 4 and B is equals to A B C D. So in this condition number of element in A is equals to कितना है? 4 एलिमेंट है A में, और B में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, इसमें भी 4 है। तो हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। दैट मीन्स A and B are equivalent set. They will be equivalent sets. Okay. इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का सेट हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का सेट होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट which contains all sets under consideration as सबसेट्स। ये सबसेट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। इस टॉपिक के टाइप को एक्सप्लेन करने के बाद में फिर अभी मैं सबसेट बताऊंगा सबसेट क्या होता है। कंसिडरेशन एज सबसेट्स is called universal set.
सबसेट अभी समझ लीजिए, सबसेट का मतलब होता है कि जो छोटा सेट हो। ओके, यूनिवर्सल सेट से छोटा जो होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर के बनाया जाता है, तो उसे सबसेट कहते हैं। ओके, इफ फ्यू एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट एंड दैट इज मेड एज अ सेट, सो दैट सेट विल बी नोन एज सबसेट। ओके, so now I will define subset. What is a subset? Set A is a subset of B if every element of set A is also an element of set B. Okay, it is denoted as A subset of B. This is a symbol of proper subset. Proper subset. We can also write as A is contained in B. So in this condition, it is either proper or equal. If it is written, if this symbol is written, so it means proper or equal, and if it is written, if it is only, if without equality, so it is written, it is proper subset. Proper subset का मतलब B में कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, और A में कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, और B में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होगा। यानी B क्या होगा, बड़ा होगा, और A छोटा होगा, तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ओके, और अगर हमें कंफर्म नहीं है कि अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है A इज़ कंटेन इन B, ये वाला सिंबल अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ या तो A B से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, यानी दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. So in this condition A is contained in B. We say A is contained in B, or we say A is a proper subset of B. ओके, दोनों तरह से इसको हम कह सकते हैं। ओके, तो अब आपको पता चल गया है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जो होता है वो सेट से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है। इसी तरह से सुपर सेट होता है। सुपर सेट किसको कहते हैं, सुपर सेट सुपर सेट का मतलब होता है if A is a subset of B, then B is a superset of A. If it is written as A is contained in B, this implies that it means B is a
superset of A. ओके, एक सबसेट होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, सुपरसेट होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पावर सेट. व्हाट इज अ पावर सेट? Power set means the set of all subsets of set A is the power set of the set A. Okay, the set of all subsets of a set A is the power set of the set A. That means A का अगर हम पावर सेट फाइंड कर रहे हैं, इट इज जनरेटेड एज P ऑफ A. ओके, अगर A का हम सबसेट फाइंड कर रहे हैं तो ए का अगर पावर सेट हम फाइंड कर रहे हैं तो ए के जितने भी सबसेट होंगे उनका कलेक्शन ही पावर सेट कहा जाता है. ओके, दैट मीन्स ऑल सबसेट्स ऑफ ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज अ पावर सेट ऑफ ए. ओके, नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल. सपोज ए इज इक्वल्स टू 1 2 3. ओके, so in this condition, or let us take little easy. Okay, so there are some subsets, that is one. It is one subset, and the subset is 2, and the subset is 3, and the subset is 1 2 is also a subset, 1 3 is also a subset, 2 3 is also a subset. Okay, 1 2 3 4 5 6. So the set of these subsets will be known as the power set, and there will be one more subset, that is 1 2 3, and 5 will be also a subset. 5 will be also a subset. Okay, so there will be 8 subsets, and the collection of these 8 subsets will be the power set of A. So by this way we can define a power set. Now next point, how we can define a Venn diagram. Okay, the sets can be also defined by a Venn diagram. Venn diagram. In Venn diagram, we use rectangle and curvical shapes such as circle. Okay, so we use rectangle for universal set. For universal set we use rectangle, and for other sets we use circle.
Okay, and we use the symbol U for this, and we use the symbol, the name of the set for the circle. Okay, so by this we can show a set more visibly. It is more easy to understand the operation on sets. Okay, so we will define few operations, and we will use the Venn diagram to understand it. Okay, so first of all I will define operations on sets. Operations on sets. Union of sets. Union of sets means it contains the elements of either set or both sets. Example, A is equals to 1 2 3 and B is equals to 2 4 5. ओके, तो हम A यूनियन B को कैसे लिखेंगे? A यूनियन B. A यूनियन B विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. मतलब A यूनियन B ऐसा सेट होगा जिसमें A और B दोनों के एलिमेंट होंगे, और इसको हम वेन डायग्राम से इस तरह शो कर सकते हैं. A and it is B. This is A and this is B. It is 1, this is common element 2, this is 3, 1 2 3 is in A, and in B this is 2 4 and 5. These are in B. So A union B will be this shaded region. This shaded region will show A union B. Okay. Similarly, the next operation we will define, it is the intersection. Intersection of sets. Intersection of sets means a set which contains common elements. Okay, a set which contains common elements. It contains common elements. A intersection B is equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. Similarly, यूनियन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, A union B is equals to X such that X belongs to A or X belongs to B. ऐसे A intersection B में हम लिख सकते हैं X belongs to A and X belongs to B. That means दोनों में जो बिलोंग करता हो. तो ऊपर वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर से. इस वाले एग्जाम्पल में क्या था? A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2 4 5.
A is equals to 1 2 3 and B is equals to 2 4 5. So in this condition A intersection B क्या होगा? A intersection B will be equal to 2. ओके, और डायग्राम में इसको कैसे हम शो करेंगे? ये हो गया A और ये हो गया B, तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 2 कॉमन है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B को। इस तरह से ये A हो गया, ये B हो गया, और ये शेडेड पार्ट जो हो गया ये A इंटरसेक्शन B हो गया। ये हो गया A इंटरसेक्शन B। इसी तरह से यूनियन में भी हम बना सकते हैं अलग से। ये A हो गया, ये B हो गया, A और ये B, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ये A यूनियन B हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वो A यूनियन B हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है। ओके, तो फिर इसके बाद में हमारे पास होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस कैसे शो होता है? A माइनस बी। ओके, A माइनस बी विल बी इक्वल टू x such that x belongs to A and x does not belong to B। मतलब ये क्या होगा? ये वो एलिमेंट होंगे जो A में होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। इनको हम वेन डायग्राम से इस तरह समझ सकते हैं, दिस इज A and this is B, so this part will be A minus B। ओके, A माइनस बी, जिसमें से B को हटा दिया गया है, B को हटा दिया गया है और A के सभी एलिमेंट्स लिए गए हैं जो कि B में नहीं है। दिस इज नोन एज डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and B is equals to 3 5 7 9. So A minus B will be equal to 1 2 and 4, because 3 and 5 are also present in B, so 3 और 5 जो होगा वो माइनस हो जाएगा और हमारे पास A माइनस B क्या बचेगा? 1 2 and 4 बचेगा। इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दिस विल बी इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ओके, और ये इसका वेन डायग्राम कैसे होता है? इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा। एक सेट ये हो गया A और एक सेट ये हो गया B, सेट A सेट B। तो ये वाले एलिमेंट आएंगे प्लस ये वाले एलिमेंट आएंगे और ये वाला एलिमेंट। ओके, ये जो शेडेड रीजन है ये हमको रिप्रेजेंट करेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी।
एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को ये रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हो गया नेसेसरी कंसेप्ट्स फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर्स है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, तो हम उसको बाद में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, बाय।